नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्षेत्र के ही विषय पर। बादरा आसपास क्षेत्र की ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, विशेष रूप से आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो शिक्षा क्षेत्र की करने वाले हैं। और शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान सहित बादरा आसपास क्षेत्रों की हम चर्चा करेंगे। उसमें प्रमुख शिक्षण संस्थान को भी आज शामिल करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ बादरा आसपास खबरों सहित देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों से आपको अपडेट करवाते हैं। क्या है आज खास 5 जून को विशेष दिवस, इसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, आज रविवार है। रविवार को मंडियों में अधिकतर भाव नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मंडियों के आपको सरसों के भाव और मौसम का मिजाज भी ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। 5 जून को आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस के साथ ही अनेकों सैकड़ों की संख्या में आसपास कस्बों और गांवों से कार्यक्रम आयोजित करने के दोस्तों हमारे पास समाचार आए, खबरें आई। सभी कार्यक्रमों को दिखाना बताना दोस्तों संभव नहीं है, लेकिन मुख्य कार्यक्रम के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले मैं बताता हूं दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई। 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने इसकी नींव रखी थी और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दोस्तों इसको पहली बार आयोजित किया गया था। 119 देशों ने इस कार्यक्रम में भाग भी लिया था। और दोस्तों, प्रथम बार 1972 में पृथ्वी के ऊपर जीव जंतुओं की भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए और उन सभी चीज़ों के बारे में सोचा गया जिसके ऊपर इससे पहले कभी भी विचार इस प्रकार नहीं किया गया था। तो दोस्तों, आज के दिन वृक्षों का जिस प्रकार से महत्व है दोस्तों, ऑक्सीजन को लेकर कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान हमने जिस प्रकार से देखा ऑक्सीजन की किस प्रकार से किल्लत सामने आई थी और मौतों का अंबार दोस्तों दूर दराज नहीं, हमारे घरों के आसपास भी हमने बस्तियों में भी देखा था। और उसके अंदर ऑक्सीजन की किस कदर मारामारी हुई थी। और वही ऑक्सीजन दोस्तों हम पेड़ लगाकर, वृक्ष लगाकर, पौधारोपण अभियान चलाकर कर सकते हैं। और इसीलिए इस 5 जून के विश्व पर्यावरण अभियान को हम केंद्र बनाए। और आज के दिन जिस प्रकार से पौधारोपण बड़ी संख्या में लोगों ने किया, ऐसा हम सदैव करें दोस्तों। ऐसा जब भी हम अपने किसी बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, किसी विवाह की वर्षगांठ का आयोजन करते हैं, मनाते हैं, कोई पार्टी देते हैं, तो इसमें हम इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। लोगों को पौधे भी हम बांट सकते हैं। और बहुत सी विवाह शादियों में इस प्रकार का चलन आजकल होने लगा है, तो हम क्यों न इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना ले। और जब कभी भी हमें समय मिले, इस प्रकार की खुशियां हमारे बीच में हो, सेलिब्रेट करने का समय हो, तो पेड़ पौधों का आप उपयोग करते हुए, उनका पौधारोपण करते हुए इस प्रकार से अपने जीवन में इसको आप शामिल करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्म दिवस है और वे 22वें मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। और आज ही के दिन 1972 में उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों, 1972 में ही ये अभियान चला था, विश्व पर्यावरण दिवस का अभियान। और 1972 में ही योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था आज ही के दिन। तो कैसा अनूठा संयोग है ये योगी आदित्यनाथ के लिए भी और हम सब के लिए भी। दोस्तों, समग्र क्रांति दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। और बादरा क्षेत्र का मैं जिक्र करूँ तो सुनील स्वामी आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष है, उनका भी आज जन्म दिवस है और उन्होंने पौधारोपण करके इस जन्म दिवस को मनाया। ये बहुत अच्छी मिसाल है। और दोस्तों, बादरा क्षेत्र में नहीं, पूरे राजस्थान और पूरे देश में इस प्रकार का चलन आजकल चल रहा है कि हम अपने जन्म दिवस के अवसर पर कुछ, या तो गायों को हम गुड़ खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, पेड़ पौधे लगाकर अपना जन्म दिवस मनाते हैं। इस प्रकार
प्रकार से गरीबों की बस्तियों में जाते हैं, उनको फल वितरण करते हैं, अनाथ आश्रम में जाते हैं, आश्रम प्यारों के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। इस प्रकार का चलन बढ़ता जा रहा है, जो कि समाज को बहुत ही सही दिशा में लेकर जाने वाला, आगे बढ़ने वाला कार्यक्रम है। दोस्तों, इसी के साथ अब मैं चर्चा करूं तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नव निर्मित शिव वाटिका में पौधारोपण करके इस कार्यक्रम को जो है अंजाम दिया। राजकुमार शर्मा जो कि भाजयुमो के नगर अध्यक्ष है, दिनेश सैनी पूर्व वाइस चेयरमैन, कमल सैनी, जगदीश गर्ग, गिरधारी लाल सैनी और सुशील खजोतिया जो कि पर्यावरण मित्र संस्थान के अध्यक्ष भी है, उन्होंने अपने संस्थान की तरफ से भी आज पौधारोपण किया है। शिव वाटिका में काफ़ी समय उन्होंने आज दिया है, सुबह से लगे थे, दोपहर तक जो है सुशील खजोतिया इस अभियान में लगे रहे और सतीश जोर्ड भी इनके साथ, जो कि विश्व पर जो इनका मित्र संगठन है उसके मेंबर भी हैं। और इसके अलावा दोस्तों अनेकों संस्थानों ने इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए और गौशाला में पौधे लगाए और अन्य सार्वजनिक जगहों पर पौधारोपण का अभियान जो है लगातार किया गया। इसके अलावा दोस्तों आज एक ब्राह्मण समाज की बैठक भी बादरा में आयोजित की गई और हनुमान प्रसाद मेवत की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। और धर्मशाला नवनिर्माण कमेटी के जो अध्यक्ष हैं मोतीराम शर्मा, उनके स्वास्थ्य को लेकर दोस्तों, क्योंकि उनका स्वास्थ्य, बुजुर्ग हो गए, उनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा नहीं है, इसलिए उनकी जगह नवनिर्माण कमेटी का जो अध्यक्ष है वो आज चेंज किया गया। उनको नए अध्यक्ष का कार्यभार जो है आज कुलदीप शर्मा सारस्वत जो कि जोगीवाड़ा के हैं उनको सौंपा गया। और इस अवसर पर दोस्तों अनेकों विप्र समाज के, ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठे हुए। मांगीलाल मेवत, भंवरलाल शर्मा और विश्व मोहन शर्मा के अलावा महेश मेवत, कुलदीप शर्मा, भागीरथ शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, मांगीराम शर्मा, रामस्वरूप शर्मा और रामचंद्र शर्मा आदि अनेकों कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित रहे। दोस्तों एसपी सिंह जो कि डॉक्टर सुरेश चौधरी के भाई है, पूर्व जिला कलेक्टर है, बारह के रिटायर होकर आए हैं और बादरा में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं दोस्तों राजनीतिक क्षेत्र में, और टिकट की मांग कर रहे हैं। टिकट वो भाजपा की मांग रहे हैं या कांग्रेस की, उन्होंने पत्ते नहीं खोले, ये क्लियर नहीं किया है, लेकिन दिन रात वो दोस्तों अपने अभियान को, जनसंपर्क अभियान को चलाए हुए बादरा विधानसभा क्षेत्र में। इसी के तहत वाल्मीकि मोहल्ले में उन्होंने एक सभा आयोजित की और वाल्मीकि समाज के अनेक लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। दोस्तों इस अवसर पर जो एसपी सिंह हैं उन्होंने बहुत शानदार संबोधन भी वाल्मीकि समाज के लोगों को दिया। इस अवसर पर बाबूलाल लहरी, बिहारी लाल, सूरज लहरी, रेशमा, शशि गोगटिया, विक्की बाटी, धर्मपाल लहरी और राम सिंह लहरी के अलावा विनोद गोगटिया, भूपेंद्र सिंह सोनी बूटन और राजवीर बढ़िया आदि अनेकों कार्यकर्ता कांग्रेस के और अनेकों कार्यकर्ता एसपी सिंह के और वाल्मीकि समाज के लोग इस अवसर पर उपस्थित हुए और ये शानदार कार्यक्रम था। मालाएं पहनाकर और जो टोपी उड़ाकर, साफा उड़ाकर जो है उनको स्वागत, सम्मान, सत्कार उनका एसपी सिंह का किया गया। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। आज बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र की, लेकिन कानपुर में जिस प्रकार से दंगे हुए थे दोस्तों, उसकी चर्चा पूरे देश में है और ऐसे दंगे भविष्य में ना हो, इसको लेकर सरकारें भी प्रयासरत है और जो राज्य सरकारें हैं दोस्तों वो भी इसके लिए प्रयासरत है, लेकिन इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे दोस्तों। जिस प्रकार से कानपुर में ये दंगा हुआ और योगी आदित्यनाथ ने हाथों हाथ दोस्तों एक प्रस्ताव पास किया और कमेटी का गठन किया और पुलिस प्रशासन को जो है सख्त निर्देश दिए कि जो भी दंगाई है, जिन्होंने इसका ऐसा गुनाह किया है और आग लगाने की कोशिश की है दो पक्षों के बीच में, दो समुदायों के बीच में, उनको तत्परता के साथ गिरफ्तार किया जाए। और दोस्तों इसकी जो अब तक आरोपी जो है 35 की संख्या में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये 3 जून को ये हिंसा हुई थी और दोस्तों लगातार यहाँ फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है और हालात एकदम नियंत्रण में है कानपुर में, लेकिन मुख्य आरोपी जो हयात जाफर हाशमी हैं दोस्तों, उनके मोबाइल फ़ोन को जब खंगाला गया, उनको गिरफ्तार किया गया,
तो पीएफआई से उनके संपर्क निकले हैं और अनेकों दोस्तों वारदातों में इसके शरीक रहने की भी सारे सबूत मिले। और सीए और एनसीआर के जो कानून बने थे उनको लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, उन विरोध प्रदर्शनों में भी जो हयात जाफ़र हाशमी है उनका हाथ था, उनके अग्रिम पंक्ति में नेतृत्व करते हुए के कुछ सबूत भी मिले हैं। तो दोस्तों बारीकी के साथ इसकी जांच की जा रही है और अब दोस्तों एटीएस ने भी जिम्मा संभाल लिया है और जांच करने के लिए कानपुर एटीएस की टीम भी पहुंच चुकी है और बड़ी संख्या में दोस्तों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। और सीसीटीवी फुटेज जो 100 से कहीं अधिक सीसीटीवी फुटेजों को इकट्ठा किया गया और दोस्तों उनके आधार पर गिरफ्तारियां की जा रही है और अब तक 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और 350 से अधिक जो है इनके आरोपी इनके नाम आए हैं, लेकिन 40 नामजद आरोपी इन 3 एफआईआरों में जो है वो किए गए। इसका दंगा इस प्रकार कैसे भड़का दोस्तों, इसके बारे में बताएं तो यतीम खाना इलाके की मेन मुख्य सड़क के ऊपर मुस्लिम समुदाय द्वारा दोस्तों जुलूस निकाला जा रहा था और उस दौरान वहाँ बड़ी संख्या में हिंदुओं की भी दुकानें हैं, हिंदुओं की भी बस्ती है और उनको ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराए जाने को लेकर बहस हुई और उसके बहस के बाद में पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हुई जो कि बहुत ही हिंसक रूप लेते हुए आगे जो है चली। और ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कुछ सख्त कदम भी उठाए हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि नुपुर शर्मा जो कि प्रवक्ता है उनके एक बयान के बाद में ये जुलूस निकाला जा रहा था और कुछ माहौल ख़राब हुआ तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल प्रभाव से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है नुपुर शर्मा को और इसके साथ नवीन जिंदल को भी दोस्तों निष्कासित किया गया। और अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर संतों ने मोर्चा खोल दिया और संतों ने काशी में हनुमान चालीसा का पाठ किया। और दोस्तों ये हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जो है अनी मुक्तेश्वरानंद महाराज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए और मांग की जा रही है कि जिस प्रकार से मुस्लिम समाज को वहाँ नमाज अदा करने के लिए अनुमति मिली हुई है उसी प्रकार से हिंदू समाज को भी पूजा की यहाँ अनुमति दी जाए। तो इसको लेकर दोस्तों माहौल गर्म है और फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में याचिकाएं लगी है दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर और जिन 5 महिलाओं ने याचिका लगाई थी पूजा का अधिकार मांगा था श्रृंगार गौरी मंदिर के लिए, उसके बाद में सर्वे हुआ और सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जा चुकी है और उसके बाद में सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट द्वारा भी मुस्लिम और हिंदू पक्षों को सौंपा जा चुका है और उसके बाद में जिस प्रकार से रिपोर्ट ये सर्वे की लीक हुई उसको लेकर भी कोर्ट सख्त है। लेकिन मामले की सुनवाई जारी है, देखते हैं आगे इसमें किस प्रकार से फैसला आता है, किस प्रकार से किसके पक्ष में ये फैसला आता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के कार्यक्रम में खबरों में इतना ही, लेकिन अब हम बात करेंगे शिक्षा की ओर दोस्तों, विशेषकर राजस्थान में होने वाली तमाम उन परीक्षाओं की भी बात करेंगे, रिट संबंधी अनेकों परीक्षाओं की जिसमें लेवल 2 को राजस्थान सरकार ने रद्द किया था परीक्षाओं को। तो कितनी परीक्षा अब तक रद्द हो चुकी है, शिक्षा का स्तर कोरोना काल के बाद में किस प्रकार से प्रभावित हुआ है दोस्तों बात करेंगे और एक ऐसी संस्था से भी आपको रूबरू कराएंगे जो कि क्षेत्र की बेहतरीन संस्था है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं राजस्थान की परीक्षाओं से। दोस्तों राजस्थान में जो भर्तियां हुई थी उसकी हम बात करें तो सबसे पहले एएसआई भर्ती जो हुई थी 2021 में दोस्तों, उसमें पेपर लीक होने के बाद में सर्वाधिक 10 एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद में दोस्तों लाइन लगी है, कई परीक्षाएं हुई और बहुत सी परीक्षाओं में लगभग परीक्षाओं में पेपर लीक की सूचना ने आपको चिंतित किया होगा, पूरे राजस्थान की प्रदेश की जनता को चिंतित किया। दोस्तों मैं याद दिलाऊं कमोबस आपको सिलसिलेवार, तो कांस्टेबल भर्ती 2021 में जो 14 मई 2022 को दूसरी पारी में पेपर लीक माना गया था, जो परीक्षा हुई थी बाद में 17 मई को ये पेपर फिर रद्द किया गया था। और इसके अलावा 15 लाख अभ्यर्थियों ने दोस्तों ये परीक्षा दी थी। तो कितने
प्रभावित हुए होंगे अभ्यर्थी दोस्तों। इसके अलावा 2022 को ये जो परीक्षा है कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा है उसके बाद में रद्द कर दी गई थी। अब 22 जून को ये 2022 को होने वाली है ये परीक्षा। तो इसके अलावा रिट की जो परीक्षा हुई थी दोस्तों उसमें 26 सितंबर 2021 को ये परीक्षा हुई थी और पेपर लीक हुआ था दोस्तों। 300 के करीब इस बाद में गिरफ्तारियां हुई थी और बोर्ड अध्यक्ष तक का नाम इसमें शामिल था। तो किस कदर शिक्षा व्यवस्था का कबाड़ा किया हुआ है दोस्तों, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इनको हम शिक्षा माफिया भी बोल सकते हैं दोस्तों। 7 फरवरी 2022 को किया गया था लेवल 2 का पेपर रद्द। उसके बाद में लेवल 2 परीक्षा को रद्द कर दिया गया था सरकार द्वारा। इसके बाद में बात करें तो JEN भर्ती हुई थी दोस्तों 2018 में, उससे पहले हुई थी ये 6 दिसंबर 2020 को इसका पेपर था। 6 दिसंबर 2020 को 500 पदों के लिए ये भर्ती हुई थी, पेपर आउट हुआ और उसके बाद में परीक्षा रद्द। यहाँ भर्ती 12 सितंबर 2021 को फिर हुई थी उसके बाद में। तो इसके बाद में लाइब्रेरियन भर्ती भी हुई थी दोस्तों 2018 में और ये 29 दिसंबर 2019 को इसका पेपर हुआ था, परीक्षा हुई थी। 700 पदों पर ये भर्ती निकाली गई थी और पेपर आउट हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी दोस्तों। और 19 सितंबर 2020 को ये दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। चिकित्सा अधिकारी को लेकर भी दोस्तों 2020 को जून में ये परीक्षा हुई थी और 2000 पदों पर लगभग ये जो परीक्षा है वो होने जा रही थी और दो बार ऑनलाइन परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी, उसको रद्द करना पड़ा तकनीकी खराबी के कारण। तो इसको लेकर अगस्त 2020 में फिर ये परीक्षा हुई और उस रद्द भी करनी पड़ी। अब तीसरी बार ये परीक्षा हुई। तो दोस्तों देख लिया आप, 3 बार एक परीक्षा का देना पड़ने की नौबत राजस्थान में आई हुई है। और 1760 पदों पर दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की भी एक परीक्षा हुई थी भर्ती 2020 में ये भी, और 3 मार्च 2022 को ये रद्द हो गई थी क्योंकि यहाँ भी पेपर लीक हुआ था और एक डमी विद्यार्थी को पकड़ा गया था मात्र। तो अलग अलग नियम दोस्तों किस प्रकार से यहाँ आपको देखने को मिले, कहाँ किस प्रकार से पेपर लीक करना है और कहाँ लीक नहीं करना है दोस्तों। यहाँ भी जो है राजस्थान सरकार कैटेगरी में है और राजस्थान सरकार की इस व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान है और यहाँ लोगों में भारी संख्या में आक्रोश भी लगातार दोस्तों है। और एक डमी विद्यार्थी को पकड़ने के बाद में केस हुआ और उसके बाद में जो है ये परीक्षाएं रद्द हुई। तो इस प्रकार से राजस्थान में परीक्षा का क्या हाल है दोस्तों। किसी समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, अजमेर का बोर्ड जो था उसका नाम पूरे देश में था और आज भी उस बोर्ड की मान्यता दोस्तों उतनी ही है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर जो आंच आ रहे हैं लगातार और ऐसी परीक्षाओं में इस प्रकार से मिली भगत कर दोस्तों हम किस व्यवस्था में जा रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हम क्यों समझौता कर रहे हैं। अभिभावकों की बात करें तो दोस्तों अभिभावकों को चाहिए कि अपने लाडलों के लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन संस्थान ढूंढे और वहाँ परीक्षा की गुणवत्ता आप देखें और वहाँ का संचालक दोस्तों उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी शिक्षा मंदिर में उनका जो संचालक होता है दोस्तों उसी की थ्योरी वहाँ उस शिक्षा संस्थान में काम करेगी। और अगर थ्योरी शिक्षा संचालक की सही है तो इस स्कूल के जो उपलब्धियां हैं दोस्तों, यहाँ के जो परीक्षा परिणाम है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और ऐसी ही हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं, एक शिक्षण संस्थान के बारे में आपको बताएंगे, उससे रूबरू करवाएंगे दोस्तों। और जिन स्कूलों की शिक्षा की तमाम डिग्रियों से परिपूर्ण हो दोस्तों, जिस स्कूल के संचालक की शिक्षा की डिग्रियों से परिपूर्ण हो, वो संचालक शिक्षा की डिग्रियों से और अनुभव के साथ गुणों की भी खान हो,
तो दोस्तों उस विद्यालय का कैसे बखान हो, आप इससे इसका अंदाज़ा सहज रूप से लगा भी रहे होंगे। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हमारे क्षेत्र के बादरा क्षेत्र के एक डुंगराना गांव के स्कूल का, LBS स्कूल डुंगराना का, जो कि साइंस का स्कूल है। और LBS डुंगराना का रिजल्ट, परीक्षा परिणाम दोस्तों हर बार बेहतरीन आता है। और यही कारण है दोस्तों, इसीलिए हमने इस स्कूल का आज निरीक्षण किया, अध्ययन किया और इसकी शुरुआत की दोस्तों कि कैसी स्कूल में व्यवस्था है, किस प्रकार की शिक्षा यहाँ बच्चों को दी जाती है। और यहाँ जो है परीक्षा के संचालक कैसे हैं, यहाँ प्रिंसिपल कैसे हैं, फैकल्टी कैसी है, अध्यापक जो पढ़ाने वाले हैं वो कैसे हैं, और किस प्रकार की जो वातावरण है, परीक्षाएं दी जाती है, किस प्रकार से यहाँ का माहौल है दोस्तों, इसके ऊपर हमने बारीकी से आज अध्ययन किया। इसका अलग से वीडियो भी हमने डाला है और दोस्तों ज़रूर आप देखिएगा, इसका अलग से वीडियो है, आपको अच्छा लगेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों कम से कम इसी प्रकार से गुणवत्ता और माहौल होना शिक्षा के मंदिर में अति आवश्यक है। तो हम जिक्र करते हैं अगर अनुशासन का, तो दोस्तों बादरा क्षेत्र की एक नामी शिक्षण संस्थान है श्री श्याम शिक्षण संस्थान, उसका नाम सबसे पहले आता है और जिले की श्रेष्ठतम शिक्षा संस्थान है। लेकिन इसी के साथ क्योंकि वो अनुशासन के लिए जानी जाती है, तो दोस्तों ऐसी एक शिक्षा संस्थान है डुंगराना की LBS शिक्षा संस्थान। तो LBS स्कूल में भी दोस्तों अनुशासन के साथ जो पढ़ाई की गुणवत्ता है वो भी श्रेष्ठतम है। और उनके संचालक से भी हम आपको मिलाएंगे, वीडियोस आप देखिएगा, उनके साथ हमारी विशेष वार्ता भी है। और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में, जिस प्रकार से हमने सवाल पूछे, उन्होंने किस प्रकार से जवाब दिए दोस्तों देखिएगा आप, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कैसा संचालक है और यहाँ की पढ़ाई भी फिर कैसी होगी। और दोस्तों बात करेंगे इस वर्तमान में जो विज्ञान संकाय का जो रिजल्ट आया 12वीं का, वो रिजल्ट भी कैसा रहा दोस्तों। 10 से कहीं अधिक छात्र इस स्कूल के 90 से अधिक प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले हैं। उन छात्रों के हम आपको नाम भी बताने वाले हैं। और दोस्तों ऐसी शिक्षा संस्थान के संचालक जो है उनका नाम है नरेंद्र सिद्धू। दोस्तों नरेंद्र सिद्धू के साथ देवीलाल लोर भी है और ये दोनों ही संचालक है स्कूल के। और नरेंद्र सिद्धू और देवीलाल जी लोर के साथ हमारी बातचीत हुई, उस बातचीत को आप ज़रूर सुनिएगा और आप अंदाज़ा लगाइएगा। हम आप पर ही छोड़ते हैं कैसी शिक्षण संस्थान है, आगे भी ऐसी शिक्षण संस्थानों का हम अवलोकन करते रहेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे भी और अभिभावकों को भी इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो भी इसका अनुमान लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि हमें कैसे विद्यालय में पढ़ना है, किस प्रकार की हमें आवश्यकता है वातावरण की और शिक्षा की। दोस्तों यहाँ मैं बात करूँ 90% से अधिक अंक अर्जित करने वाले इस विद्यालय के छात्र थे उनका, तो संजय मुंदड़िया बड़ा का 95.20% अंक हासिल किए हैं दोस्तों विज्ञान में 12वीं कक्षा में इन्होंने। और काजल जो देवगढ़ की है 93.80% अंक अर्जित किए हैं। निकिता हुणुतपुरा की है 93.20% अंक इन्होंने अर्जित किए। और मनीष जो है मुंदड़िया बड़ा के 93% अंक इन्होंने प्राप्त किए। संतोष मुंदड़िया बड़ा की ने 92.60% अंक प्राप्त किए। पंकज हुणतपुरा ने 91.80, जबकि पुष्पा किराड़ा बड़ा ने 90.60% अंक प्राप्त किए। और वर्षा डुंगराना ने 90% अंक प्राप्त किए। और पूनम बोजला द्वारा भी 90%। और पंकज नथवाणिया गांव के जो नौर तहसील में है उन्होंने भी 90% अंक अर्जित किए। और विद्यालय का ही नहीं पूरे क्षेत्र का नाम रोशन दोस्तों इन्होंने किया है। क्योंकि नया सत्र अब से काफ़ी समय नहीं है, जल्दी नया सत्र भी लगने वाला है। और इस स्कूल में दोस्तों दर्जनों से अधिक अनुभवी स्टाफ है और उसके बारे में विस्तार से हमने उस कवरेज में भी बताया है। तो ज़रूर इस कवरेज को आप देखिएगा। और रियल में स्कूलों का स्तर क्या है दोस्तों, और स्कूलों की एक प्रकार से चलाने की थ्योरी हमने बताया, संचालक के ऊपर निर्भर करती है। संचालक क्या सोचते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था ये अपने स्कूल में संचालित करते हैं और कैसे महापुरुषों की जयंतियों को मनाया जाता है और किस प्रकार से स्कूल की जो फैकल्टीज़ है, टीचर है, अध्यापक है, उनको प्रशिक्षण किया जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और उसके बाद उन
अध्यापकों से अलग दोस्तों कैसे स्कूल के बच्चों से भी अलग अलग क्लास वाइज बात की जाती है संचालक द्वारा कि उनको हमारे अध्यापकों से किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां तो नहीं है, और ऐसी इस प्रकार की परेशानियां अगर है तो उनका निराकरण करने के लिए तत्पर और तैयार हो, ऐसे संचालक की आवश्यकता होती है और ऐसे स्कूलों की महत्ता अब आवश्यकता भी है दोस्तों आगे। तो आज की कवरेज में इतना ही दोस्तों। अब जल्दी से मैं आपको मंडी के भाव अगर बताऊं तो दोस्तों आज रविवार है, मंडियों में ज़्यादातर मंडियों में भाव नहीं होते, लेकिन हिसार मंडी में सरसों आज 6300 रुपये बिका है। सरसा मंडी की सरसों की बोली की बात करें तो मैक्सिमम है 6300 रुपये प्रति कुंटल ही बिकी है। और जयपुर मंडी में सरसों दोस्तों सर्वाधिक 7000 का भाव आज मिला है, और सूरतगढ़ मंडी में 6200 रुपये और संगरिया मंडी में 6400 रुपये प्रति कुंटल सरसों बिकी है। इसके अलावा दोस्तों मौसम का मिजाज आज देखें तो आज 5 जून को 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर रहा था और बादलों की आवाजाही बहुत कम थी, 33% ही दिन भर मात्र लगभग बादल रहे और परिवर्तनशील मेघ भी हमने कुछ देखे दोस्तों, लेकिन ज़्यादा आज बादल नहीं थे, इसीलिए आज गर्मी का एहसास आपको ज़्यादा हुआ होगा। और हवाओं का भी 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से आज चलना आपने देखा होगा। और 6 जून को कल कैसा रहने वाला है मौसम, इसके बारे में बताएं तो 31 से 41 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, और इसके अलावा 42 से 44 डिग्री टेम्परेचर कल अधिक से अधिक रहेगा। तो 44 डिग्री से ज़्यादा कल भी टेम्परेचर नहीं रहने वाला है, परिवर्तनशील मेघ कल भी आपको दिखाई देंगे। तो इसके अलावा 11 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, इन हवाओं से राहत मिलेगी दोस्तों गर्मी की प्रचंडता से आपको। तो रात्रि को मौसम कैसा रहने वाला है, 32 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बादल रात्रि को तो बिल्कुल नहीं होंगे, आसमान साफ होगा, मौसम साफ होगा। और कल तो नहीं, लेकिन उसके बाद में परिवर्तनशील मेघों का जिस प्रकार से आवरण आसमान में दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं चक्रवात बनने की संभावनाएं आपको दिखाई भी देगी और कुछ हल्की बूंदाबांदी भी कल तो नहीं लेकिन आने वाले 1-2 दिन में आपको देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।